प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन की श्रृंखला में आज हम जानलेवा समुद्री लहरों सुनामी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम सुनामी क्या है, सुनामी उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, सुनामी से होने वाले प्रभाव कौन कौन से होते हैं और साथ ही सुनामी के प्रभाव का न्यूनीकरण करने के लिए या सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सुनामी से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और सुनामी के दौरान क्या हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बात सुनामी के बारे में। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जो सु और नामी के संयोग से बना है। इसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें, अर्थात समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली ऐसी लहरें जो सागर से बंदरगाह या तट की ओर प्रभावित होती हैं, उन्हें हम सुनामी कहते हैं। ये अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं। इनके कारण समुद्री तटवर्ती भागों में कभी कभी भारी विनाश का सामना करना पड़ता है। सुनामी का जन्म किस प्रकार होता है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो समुद्री लहरें उसी तरह उत्पन्न होती हैं जैसे हम तालाब में कंकड़ फेंकें तो हम देखते हैं कि गोलाकार लहरें किनारे की ओर बढ़ती हैं। मूल रूप से इन लहरों की उत्पत्ति में सागरी जल का बड़े पैमाने पर विस्थापन ही इसका प्रमुख कारण होता है। भूकंप हो या भूस्खलन के कारण जब कभी सागर की तलहटी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है या हलचल आती है तो उसे स्थान देने के लिए उतना ही ज़्यादा जल समुद्र अपने स्थान से हटा देता है या विस्थापित हो जाता है और लहरों के रूप में यह जल किनारों के रूप में किनारों की ओर चला जाता है और यही जल ऊर्जा के कारण लहरों में परिवर्तन होता है और वो लहरें सुनामी लहरों में बदल जाती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुद्री लहरें सागर में आए बदलाव को संतुलित करने का एक प्राकृतिक प्रयास मात्र है, लेकिन ये लहरें बड़ी जानलेवा साबित होती हैं क्योंकि इन लहरों की जो ऊंचाई होती है वो 15 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। यही लहरें तटीय क्षेत्रों में विनाश का कारण बनती हैं। अगर हम बात करें सुनामी उत्पन्न होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, तो सुनामी उत्पन्न होने के प्रमुखतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है भूकंप। जब समुद्र में तीव्र शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्रों का जल तट की ओर प्रवाहित होने लगता है और विनाशकारी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्र या उसके तटवर्ती भाग पर यदि शक्तिशाली ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए तो समुद्र के जल में विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। और तीसरा कारण होता है भूस्खलन। जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र तटवर्ती चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं तो ये चट्टानें टूटकर समुद्र में गिरने लगती हैं। इस भूस्खलन के कारण भी समुद्री लहरें सुनामी लहरों में बदल जाती हैं और एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्रों में विध्वंस के लिए विख्यात होती हैं। इसका प्रभाव लंबे समय तक क्षेत्र को प्रभावित करता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भवन, सड़कें, संचार साधन, परिवहन, अन्य आवश्यक सेवाएं और संसाधन नष्ट हो जाते हैं। समुद्री लहर द्वारा तटीय क्षेत्र पूर्णतः नष्ट हो जाता है क्योंकि इनकी विध्वंस शक्ति समुद्री तटों की ओर प्रभाव के समय बहुत अत्यधिक तेज होती है। इसके कारण इन लहरों का समुद्र तट की ओर से तेज गति से चलना और लगातार इनकी आवृत्ति बनी रहती है। इस कारण ये इनकी ऊंचाई 15 मीटर या अधिक हो जाती है और तेज गति से जब ये लहरें टकराती हैं तो भौतिक संरचनाओं को भारी क्षति पहुंचाती हैं और तेज वेग से जब पानी वापस लौटता है तो अपने साथ मानव, पशु या अन्य पदार्थों को जल के साथ समुद्र में पहुंचकर नष्ट कर देता है। ऐसी बहुत सारी सुनामी हैं। भारत और उसके निकटवर्ती समुद्रद्वीपी देश श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने 2004 26 दिसंबर को प्रलयकारी सुनामी से करोड़ों की संपत्ति का विनाश और लाखों लोगों को काल का ग्रास बनते हुए देखा है। इस प्रलयकारी सुनामी की उत्पत्ति का मुख्य कारण सुमात्रा के पास आया सागर में एक भूकंप था जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 9 मापी गई थी। तो इसने बहुत सारा परिवर्तन लाया। इस भूकंप के कारण समुद्र तटीय भागों में भूकंप के झटकों से समस्त भौतिक संरचनाएं नष्ट हो गई थी और बंदरगाह और सागर के निकट की समस्त बस्तियां तबाह हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके कारण हमने देखा है कि सुनामी के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब जब हम बात करते हैं
तो सुनामी से बचने के लिए हमारे क्या उपाय होने चाहिए? सुनामी से पूर्व हमें बहुत सारे रक्षात्मक कार्य करने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि समुद्री लहरों या सुनामी की पूर्व सूचना प्रणाली तो हमारे देश में विकसित स्थिति में नहीं है। इसका हमें विस्तार करना होगा, पूर्व सूचनाओं का विकास करना होगा, विस्तार करना होगा। अगर चेतावनी मिल जाती है, चेतावनी दिए जाने के बाद क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। जोखिम और खतरे से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित होता है। कमजोर एवं क्षतिग्रस्त मकानों पर विशेष रूप से विशेष निगरानी रखनी चाहिए। दीवारों और छतों से अवलंबन देना चाहिए। भूकंप और समुद्री लहरों जैसी प्राकृतिक विपदा का कोई विकल्प नहीं होता है। इनको सावधानी के साथ जागरूकता और समय समय पर दी गई चेतावनी ही इसका केवल बचाव का एकमात्र उपाय है। समतटीय क्षेत्रों में मकान तटों से अधिक दूर ऊंचे स्थानों पर बनाने चाहिए। समुद्री लहरों से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो समुद्री लहरों की चेतावनी को सुनने के बाद मकान को खाली करके तट के किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। यदि साथ जा रहे हैं तो अपने साथ पालतू पशुओं को भी ले जाना चाहिए। बहुत सी इमारतें मजबूत कंक्रीट से बनी हुई हैं तो खतरे के समय इन इमारतों की ऊपरी मंजिलों को सुरक्षित स्थान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये इमारतें मजबूत कंक्रीट की बनी हुई होनी चाहिए। इतनी सब प्रणाली करने के पश्चात भी अगर सुनामी का हम उसकी जद में आ जाते हैं, सुनामी के दौरान कौन कौन से प्रयुक्त करने वाले उपाय होते हैं? इसमें सुनामी के दौरान संकट की ताज़ा सूचना प्राप्त करने के लिए सतर्क रहना चाहिए, जारी हिदायतों का पालन करना चाहिए। यदि घर में हैं तो सुनामी की चेतावनी को सुनना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे परिवार को इसकी सूचना होनी चाहिए कि सुनामी का प्रभाव होने वाला है। यदि सुनामी की आशंका वाले क्षेत्र में रहते हैं तो मकान को खाली करके किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। मकान को छोड़ते समय आवश्यक सामान साथ ले जाना चाहिए। आपदा किट का अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। यदि तट पर या समुद्र के पास हैं तो धरती में कंपन अनुभव कर रहे हैं तो शीघ्र तट से दूर ऊंचे स्थान पर चला जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सुनामी हलचलों का पता कई बार चलता भी नहीं है। समुद्र में नौका या जलयान में है तो चेतावनी अगर सुनी हो तो बंदरगाह पर कभी नहीं लौटना चाहिए, वरन समुद्र के बीच की ओर चला जाना चाहिए, क्योंकि इन समुद्री लहरों का सर्वाधिक कहर बंदरगाहों पर ही होता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जिनके माध्यम से हम इस का न्यूनीकरण कर सकते हैं। आपदा के पश्चात हमें चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। आमतौर पर नंगे पैर न चलें, इमारतों का मुआयना करें, फ्लैश लाइट का प्रयोग करें, मोमबत्तियों का प्रयोग सुरक्षित नहीं हो सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है। गैस रिसने की जांच कर लें, यदि रिसाव हो रहा है तो खिड़कियां और गेट खोल दें। बिजली प्रणाली की जांच कर लें, जल मल निकासी और पाइपों की क्षति की जांच करें। तो ये सारे काम हमारे बहुत आवश्यक होते हैं। अगर हम वर्तमान तक सुनामी के प्रभाव को देखें तो सुनामी से बहुत सारा नुकसान अब तक 2004 में एशिया और सुमात्रा में लगभग 2 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। वर्ष 2006 में इंडोनेशिया में 650 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। 2010 एशिया में इंडोनेशिया और सुमात्रा में 100 से अधिक लोग मरे थे। 2011 में जापान में आई सुनामी में 500 लोग गायब हो गए थे, 1500 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई थी, हजारों लोग बचाए गए थे। 2012 में भी 8.6 की तीव्रता से जो भूकंप से सुनामी आई, लेकिन पूर्व अनुभव को देखते हुए और समय पर सूचना मिल गई तो सूचना एवं सतर्कता के माध्यम से जनहानि इस दौरान बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो यही कुछ प्रयास हैं जिनके माध्यम से इस आपदा से बचा जा सकता है। न्यूनीकरण की कौन सी ऐसी विधियां हैं? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के तटों के निकट वृक्षों की सुरक्षित बेल्ट का निर्माण करना चाहिए, जिससे लहरों के वेग को कम किया जा सके। तटीय क्षेत्रों में चेतावनी प्रणालियों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा चेतावनी प्रसारित की जा सके। विश्व के 26 देशों का संगठन जो सुनामी चेतावनी संसाधनों से युक्त है, उस संगठन का सदस्य बनना चाहिए, ताकि उनसे प्राप्त जानकारियों का पूर्व चेतावनी के रूप में उसको प्रसारित किया जा सके। ये सारे प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम सुनामी आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इसमें एक विकास हुआ है। सुनामी के विषय में पूर्व चेतावनी यंत्रों का तो अधिक विकास नहीं हुआ है, किंतु वर्तमान समय में अमेरिका द्वारा सुनामी अथवा भूकंप की निगरानी प्रणाली एक प्रचलित प्रणाली है। इन्होंने इस प्रणाली में समुद्री सतह पर संवेदक स्थापित किए गए हैं, जो समुद्र पर सतह पर होने वाले दबाव और हलचलों को पानी के ऊपर तैर रहे यंत्र को पहुंचाते हैं। यह यंत्र
तो संदेशों को उपग्रह के माध्यम से निगरानी केंद्र को प्रेषित करता है, जहां अधिकारी संदेशों को विश्लेषित करते हैं और खतरे की संभावना को देखकर अग्रिम चेतावनी दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो इसके माध्यम से सुनामी अग्रिम चेतावनी प्रणाली का प्रयोग करके सुनामी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और जान माल की हानि से बचा जा सकता है। तो ये था आज कुछ सूक्ष्म जानकारियाँ सुनामी के बारे में हमने चर्चा करी। तो सुनामी की जो इसके कारण हैं, इसके बचाव के उपाय हैं, इन पर हमने चर्चा करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य अपनी राय दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। और अगले आपदा के प्राकृतिक आपदाओं के अगले क्रम में हम अन्य आपदा भूस्खलन और भूक्षरण पर चर्चा करेंगे।